हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स के अंदर इनकम एंड इट्स फीचर्स टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम इस लेक्चर में क्या कुछ कवर करेंगे। तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल कंसिडरिंग इनकम फॉर इनकम टैक्स पर्पस और असाइनमेंट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 224 के अंदर इनकम को कैसे डिफ़ाइन किया गया है। इसके लिए जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें इनकम को ठीक से डिफ़ाइन नहीं किया गया। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि इनकम के अंदर किस किस चीज़ को इंक्लूड किया जाता है। मेन जो इसमें डेफिनेशन को ना बता करके सिर्फ आइटम्स बताई गई हैं कि सेक्शन 224 के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में इनकम में किस किस को इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले है प्रॉफिट एंड गेंस, कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है डिविडेंड, यानी कि लाभांश। कंपनियों से मिलने वाला जो डिविडेंड होता है वो भी इनकम की परिभाषा में कवर होता है। नेक्स्ट है इनकम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट, साइंटिफिक और स्पोर्ट्स एसोसिएशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। इन सभी को मिलने वाला कोई भी ऐच्छिक अंशदान इनकी इनकम का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट रिसीव्ड अंडर द हेड सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंतर्गत उन कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से यानी कि एम्प्लॉयर से मिलने वाली जो भी परक्विजिट सुविधाएं होती हैं उनको भी इनकम की परिभाषा में कवर किया जाता है, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, मोटर कार फैसिलिटी एट्सेट्रा। नेक्स्ट है एनी स्पेशल अलाउंस रिसीव्ड टू मीट द एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द ड्यूटीज़। अगर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से कोई भी विशेष तरह का भत्ता मिलता है जो कि उसको अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करने में हेल्पफुल होता है तो वो भी उसकी इनकम का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू असेसी टू मीट हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, दैट इज फॉर एग्जांपल सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस वो होता है कि जब किसी भी कर्मचारी की किसी ऐसी जगह पे पोस्टिंग हो जाती है जो शहर महंगे होते हैं तो उसके लिए कई बार उसको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, उसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस कहते हैं, वो भी इनकम का हिस्सा माना जाता है। नेक्स्ट है एनी सम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन हेड के अंतर्गत जो भी राशि प्राप्त होती है वो भी इनकम का हिस्सा होती है। नेक्स्ट एनी कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ इनकम में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो भी प्रॉफिट और गेन्स होते हैं वो भी उनकी इनकम में शामिल किए जाते हैं। इसी में आगे कंटिन्यू करते हैं। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ये जितनी भी कैजुअल इनकम्स होती हैं इन सबको भी इनकम में कवर किया जाता है। नेक्स्ट है एनी सम रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉई एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉई से प्रोविडेंट फंड के रूप में जो कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है वो उस एम्प्लॉयर की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। एनी सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है कि जो भी बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट पर्सनस होते हैं उनके लिए ली जाती है, क्योंकि कई बार उनको नुकसान होने से बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इसमें जो मूवी एक्टर्स हैं उनके एग्जांपल ले सकते हैं हम कि पूरी मूवी ही उन पे बेस्ड होती है, तो ऐसे केसेस में उनके लिए जो पॉलिसी ली जाती है वो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। उसके तहत अगर कोई भी अमाउंट रिसीव होती है तो वो भी इनकम का हिस्सा मानी जाती है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस ऑफ बैंकिंग कैरिड ऑन बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी विद इट्स मेंबर। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने सदस्यों के साथ कोई भी बैंकिंग का व्यापार करती है और उसको प्रॉफिट और गेन होता है तो वो उसकी इनकम का हिस्सा माना जाएगा। नेक्स्ट है एनी ग्रांट और सब्सिडी रिसीव्ड बाय असेसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम एनी अदर नोटिफाइड बॉडी। करदाता को किसी भी अधिसूचित बॉडी से या फिर केंद्र और राज्य सरकार से अगर कोई भी सब्सिडी यानी कि आर्थिक सहायता मिलती है, कोई ग्रांट मिलती है तो वो इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नेक्स्ट एनी सम ऑफ मनी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बाय एनी पर्सन फ्रॉम एनी पर्सन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017।
यानी कि 1 अप्रैल 2017 के बाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की गई कोई भी राशि, चाहे वो प्रतिफल बिना प्रतिफल की है या फिर वो पर्याप्त प्रतिफल की नहीं है, तो भी वो उसकी इनकम का हिस्सा मानी जाएगी। नेक्स्ट है एनी कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसको क्षतिपूर्ति की कोई राशि मिलती है तो वो भी उसकी इनकम का हिस्सा मानी जाएगी। नेक्स्ट है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज़ कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज कैपिटल एसेट। अगर किसी भी समय स्टॉक को पूंजीगत संपत्तियों में बदला जाता है तो उसकी जो बाजार मूल्य होगा वो उसको इनकम के रूप में शामिल किया जाएगा। अब जितनी भी चीज़ें हमने ये पढ़ी, ये सारी की सारी वो चीज़ें थी जो इनकम के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। इसमें हमने कहीं पर भी ये नहीं डिस्कस किया कि इन पे टैक्स लगता है या नहीं लगता। हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 224 में इनकम के अंतर्गत किन किन आइटम्स को शामिल किया जाता है। तो बेसिकली जो इनकम का कॉन्सेप्ट है, फिर क्या हुआ, इनकम का मतलब क्या हुआ अगर हम समझे तो इनकम मीन्स मॉनेटरी इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेट source with some sort of regularity or expected regularity from outside। अब यहाँ पर जितनी भी ये चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट हैं कि इनकम हम किसको कंसीडर करते हैं। इनकम वो होती है जो मुद्रा के रूप में मिलती है, यानी कि मनी के फॉर्म में होती है। विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम डेफिनेट सोर्स, उसका कोई ना कोई निश्चित स्रोत होना चाहिए कि वो इनकम कहाँ से आ रही है। विथ सम सॉर्ट ऑफ रेगुलरिटी, यानी कि वो लगातार मिलनी चाहिए। और एक्सपेक्टेड रेगुलरिटी, अगर अभी नहीं भी मिल रही तो भविष्य में उस इनकम को के उस सोर्स से होने के चांसेस होने चाहिए। एंड फ्रॉम आउटसाइड, कोई भी व्यक्ति अपने आप से तो इनकम कमा नहीं सकता, इसलिए कहीं बाहर से उसको इनकम होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इनकम को समराइज कर सकते हैं। अब डेफिनेट सोर्स की जब बात आती है तो कौन कौन से डेफिनेट सोर्स हो सकते हैं, जितने भी हमारे इनकम टैक्स के अंदर हेड्स आते हैं वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। दैट इज़ इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन्स, फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दीज आर 5 सोर्सेज ऑफ हेड्स जिनको हम इनकम टैक्स के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। तो अगर हम इनकम को समझें तो इनकम की परिभाषा या इनकम का मतलब इस तरीके से समझा जा सकता है, और हम जो डिफरेंट सोर्सेज की बात करते हैं वो ये हो सकते हैं। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए इनकम, किसी भी आइटम को इनकम कंसीडर करने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या वो इनकम टैक्स के अंतर्गत कवर होगी या नहीं होगी, यानी कि वो करदाता की आय में शामिल की जाएगी या नहीं शामिल की जाएगी। तो सबसे पहली बात, जो ये आइटम्स हमने पढ़ी उससे ये क्रक्स निकल सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी इनकम कैश में होगी तभी उस पर टैक्स लगेगा। इट मे बी इन कैश और इट मे बी इन काइंड। क्योंकि जब हमने सैलरी में बात करी तो हमने बोला कि उसको अलाउंसेस, अगर किसी एम्प्लॉय को अलाउंसेस मिलते हैं तो वो अलाउंसेस टैक्सेबल होते हैं। अलाउंसेस एम्प्लॉय को कैश में मिलते हैं। और जब हमने प्रिक्विजिट्स की बात की, यानी कि सुविधाओं की बात की, तो हमने बोला कि प्रिक्विजिट्स भी उसकी इनकम का हिस्सा है। तो यानी कि अगर कोई भी इनकम, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो, दोनों तरह की इनकम को व्यक्ति की टोटल इनकम में शामिल किया जाता है और अकॉर्डिंगली रूल्स के अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग को कब ध्यान में रखना होता है और कब ध्यान में नहीं रखना होता। कुछ केसेस में मेथड ऑफ अकाउंटिंग इरेलेवेंट हो जाता है, यानी कि हमें उसको ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं होती। कौन कौन से केसेस में? इन केस ऑफ सैलरी, इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ कैपिटल गेन, इन में हमें अकाउंटिंग का क्या तरीका है उसको देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सैलरी इनकम में सैलरी मिल रही है और सैलरी के अंतर्गत जो कुछ भी मिल रहा है उस सबको सैलरी की इनकम में इंक्लूड किया जाता है। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का भी कोई स्पेसिफिक अकाउंटिंग मेथड नहीं है, ना ही कैपिटल गेन का कोई मेथड है। तो हमें किस में ध्यान रखना होता है, यानी कि किसके लिए जो अकाउंटिंग मेथड है वो रेलिवेंट होता है? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन दो के केस में हमें अकाउंटिंग मेथड को देखना पड़ता है। बिजनेस एंड प्रोफेशन में तो देखना ही होता है कि वो जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स मेंटेन होने चाहिए,
और अगर अदर सोर्सेज में बात करें तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेस्ट जब अराइज होता है तो ये देखना होता है कि वो कब अराइज हो रहा है, 6 मंथली है, एनुअली है, उस वक्त वो जो सिक्योरिटीज़ हैं वो किसके पास हैं, तो वहाँ पर जो अकाउंटिंग मेथड है वो अप टू सम एक्सटेंट रेलेवेंट होता है। नेक्स्ट है नोशनल इनकम। इसमें क्या है, अ पर्सन कैन नॉट मेक प्रॉफिट आउट ऑफ ट्रांजेक्शन विद हिमसेल्फ। कोई भी व्यक्ति अपने आप से ही कुछ भी नहीं कमा सकता, यानी कि उसको जो इनकम होगी वो कहीं ना कहीं बाहर से होनी चाहिए, ये भी हमें ध्यान में रखना होता है। देन सोर्सेज ऑफ इनकम। इनकम टैक्स के अंदर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सोर्स टेम्परेरी हो या वो सोर्स परमानेंट हो। अगर वो टैक्सेबल नेचर का है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इट मीन्स इट डजेंट मैटर दैट द इनकम इज़ टेम्परेरी और परमानेंट, बोथ टाइप ऑफ इनकम्स आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम एंड बोथ में बी टैक्सेबल। नेक्स्ट है कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू। कैपिटल यानी कि पूंजीगत और रेवेन्यू यानी कि डे टू डे रूटीन वाले। कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट लाइबल टू टैक्स अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द टैक्स। जनरली जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं उन पे कर नहीं लगाया जाता, बशर्ते कि इनकम टैक्स अधिनियम में उनके बारे में विशेष रूप से उल्लेख ना हो। और इसी तरीके से जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स हैं दीज आर नॉट एग्जम्प्टेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द एक्ट। यानी कि जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं उन पे टैक्स लगाया जाता है, यानी कि उनको टैक्स फ्री नहीं किया जाता जब तक कि इनकम टैक्स एक्ट में स्पेसिफिकली क्लेरिफाई ना किया गया हो कि इन रेवेन्यू रिसीप्ट्स पे टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम। क्योंकि हम एक आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करते हैं एक चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, कि अगर किसी करदाता को हानि हो जाती है किसी भी प्रीवियस ईयर में तो वो आने वाले वर्षों में उस हानि को अपनी इनकम से कवर अप कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है। तो वो तभी सेट ऑफ करेगा जब उसने उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया होगा। तो है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न, लेकिन उसको लॉस हुआ है, पर वो लॉस की रिपोर्टिंग करेगा तभी वो उसको सेट ऑफ कर पाएगा फ्यूचर में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम इनकम को पढ़ते हैं तो लॉस को भी कंसीडर करना होता है। नेक्स्ट है डिस्प्यूटेड इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम का क्या पॉइंट है? डिस्प्यूटेड इनकम का पॉइंट ये है कि अगर किसी व्यक्ति कोई इनकम है और उसको लेकर डिस्प्यूट है, मीन्स कि उसका ओनर कौन है उसका मालिक, कौन उस पर टैक्स देगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि डिस्प्यूटेड इनकम के केस में जिस व्यक्ति को वो इनकम प्राप्त होती है वही उस पर टैक्स देता है। अगर इन फ्यूचर कोई डिसीजन चेंज हो जाए, वो डिस्प्यूट सॉर्ट आउट हो जाए और बाद में उसका ओनर कोई और हो जाए, तो जब वो ओनर बदल जाएगा तब वो टैक्स देगा, लेकिन प्रेजेंटली जब टैक्स लगना है उस वक्त वो इनकम जिसको प्राप्त हो रही है वही उस पर टैक्स देता है। नेक्स्ट है लंप सम और रिसीट। इनकम टैक्स के अंदर दोनों तरह के इनकम्स पे टैक्स लग सकता है। दोनों तरह के इनकम्स को असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड किया जा सकता है, चाहे वो लंप सम यानी कि एक मुश्त हो और चाहे वो इंस्टॉलमेंट में यानी कि किश्तों में मिलती हो उसको। अगर एग्जांपल के तौर पर मैं कहूँ तो सैलरी उसको हर मंथ मिलती है एक तरह से, और अगर लंप सम बात करें तो कैपिटल गेन में हम देख सकते हैं कि अगर वो कोई भी अपनी एसेट को सेल करता है तो उसको एक ही बारी में इतना सारा कैपिटल गेन हो जाता है। बट दोनों तरह की जो इनकम है वो असेसी की टोटल इनकम में इंक्लूड की जाती हैं और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स लगता है। नेक्स्ट है रिम्बर्समेंट यानी कि वापसी। सिर्फ एक्सपेंसेस की वापसी को हम इनकम नहीं कह सकते कि भी उसने खर्चा किया और उसको एक्सपेंस वापस हो गया, रिफंड हो गया, तो उसको हम इनकम में इंक्लूड कर लें। उससे रिलेटेड और जो प्रोविजंस हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट है लीगैलिटी। इनकम टैक्स एक्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन लीगल और इलीगल इनकम, यानी कि कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की इनकम्स को इनकम टैक्स में शामिल किया जाता है और उन पे टैक्स लगता है। रादर इलीगल इनकम्स पे ज़्यादा लगता है जब वो पकड़ी जाती हैं। नेक्स्ट है डबल टैक्सेशन। इनकम टैक्स का रूल है, जनरल रूल है कि किसी भी इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। इसीलिए जब पार्टनरशिप फर्म की हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म अगर जब अपने प्रॉफिट्स पे टैक्स पे कर चुकी होती है तो उन प्रॉफिट्स का जब जो हिस्सा पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स को मिलता है तो उन पे टैक्स नहीं लगता। यानी कि पार्टनरशिप फर्म के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो पार्टनर्स के हाथ में जाने के बाद टैक्स से एग्जम्प्टेड होते हैं। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि पार्टनरशिप फर्म उस पर ऑलरेडी टैक्स दे चुकी होती है, तो एक इनकम पे 2 बार टैक्स नहीं लग सकता। नेक्स्ट है इनकम ऑफ म्यूचुअल एक्टिविटी।
कई बार कुछ लोग आपस में मिलकर एक संस्था बना लेते हैं और वो फिर उसका जो भी प्रॉफिट होता है उसको आपस में बांट लेते हैं। जनरली ऐसे प्रॉफिट पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज इनकम डिराइव्ड बाय ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज। कई बार वो अपने सदस्यों को कुछ विशेष तरह की सेवाएं देने लगती हैं, और ये जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 28 सबसेक्शन 3 में कवर है, तो ऐसे एक्टिविटीज़ पे तो टैक्स लगता है बट अदरवाइज टैक्स नहीं लगता। नेक्स्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। एक कॉन्सेप्ट है डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम, जिसको हम समझते हैं। डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? इट मीन्स वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑब्लिगेशन इनकम इज डाइवर्टेड बिफोर इट रीचेज टू द असेसी। जब कोई इनकम करदाता के पास पहुंचने से पहले ही आगे किसी और को दे दी जाए तो उसको हम बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो इसीलिए ये टैक्सेबल नहीं होती असेसी के हाथ में। जबकि एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इनकम मीन्स स्पेंडिंग द इनकम आफ्टर इट इज़ बीइंग अर्नड बाय द असेसी, कि जब वो करदाता के द्वारा कमा ली जाती है उसके बाद वो उसको खर्चता है। तो इसीलिए जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इट इज़ इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ असेसी एंड इट इज़ टैक्सेबल, बट डाइवर्जन ऑफ इनकम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ असेसी एंड इट इज़ नॉट टैक्सेबल। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए, बी एंड सी आर 3 को-ऑथर्स ऑफ अ बुक। एक किताब के 3 लेखक हैं, ए, बी और सी। जो पब्लिशर है, वो पब्लिशर ने क्या किया कि उस किताब को लिखने की जो रॉयल्टी थी 6 लाख रुपए, वो उसने सिर्फ ए को दे दी। ए ने क्या किया? ए ने वो रॉयल्टी उसमें से, क्योंकि 3 ऑथर थे तो वो तीनों में बराबर बराबर बंटनी थी, तो उसने क्या किया? 2 लाख रुपए बी को दे दिए और 2 लाख रुपए सी को दे दिए। अब यहाँ पर 6 के 6 लाख ए के टैक्सेबल नहीं है, क्योंकि वो उसको सिर्फ आगे डिवाइड करने थे, उसके सिर्फ 2 लाख ही थे, तो इसलिए 6 लाख ए के केस में टैक्सेबल नहीं है, 2 लाख ही होंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं who is liable to pay 30,000 per month to Miss B, his ex-wife, as an alimony sum. मिस्टर ए ने 30,000 रुपये महीना अपनी एक्स वाइफ मिस बी को देने थे एज एलिमनी। उनका डाइवोर्स हो गया और कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एलिमनी के रूप में उसको 30,000 रुपये प्रति मंथ देने हैं। तो मिस्टर ए ने क्या किया? वो मिस्टर सी के पास काम करता था और उसको इंस्ट्रक्ट किया कि मेरी सैलरी में से सीधे जो 30,000 रुपये हैं वो उसकी एक्स वाइफ दैट इज़ मिस बी को दे दिए जाएं। अब यहाँ पर ए ने पहले वो पैसे कमाए, इट मीन्स उसने जॉब करी, सैलरी अर्न करी, उसके बाद ही उसका एम्प्लॉयर जो मिस्टर सी था वो 30,000 रुपये उसकी एक्स वाइफ को देगा। तो इस केस में जो 30,000 रुपये बाद में उसकी वाइफ को दिए जा रहे हैं उसके कमाने के, वो उसकी इनकम का हिस्सा है। इसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी, इसलिए वो उसकी टोटल इनकम में जोड़े जाएंगे और उस पर टैक्स दिया जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान में रखने होते हैं इनकम की, किसी भी आइटम को ये समझने के लिए कि वो इनकम है या फिर नहीं है। तो अब हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं दैट डेफिनेशन ऑफ इनकम गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 इज़ नॉट कंक्लूसिव, कि ये जो डेफिनेशन उन्होंने दी वो पूरी तरह से निष्कर्ष नहीं निकालती, क्योंकि हमने देखा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 में सिर्फ आइटम्स के नाम दिए थे, उनकी परिभाषा नहीं दी थी। तो फिर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? इट इंक्लूड्स सम अदर रिसिप्ट्स ऑल्सो विच जनरली ट्रीटेड एज इनकम, बट फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू any monetary income which is derived from definite source with some sort of regularity from outside source is to be considered as income। तो अगर हम आयकर अधिनियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इनकम क्या होगी? कोई भी ऐसी इनकम जिसकी वैल्यू मनी के फॉर्म में कैलकुलेट की जा सकेगी, जिसका सोर्स निश्चित होगा, स्रोत निश्चित होगा, डेफिनेट होगा, और जिसको अर्न करने में कुछ रेगुलरिटी होगी, वो लगातार मिलती रहेगी, सोर्स उसका बाहर से होगा यानी कि अपने आप से नहीं हो सकती। तो ऐसी किसी भी इनकम को हम उस करदाता की टोटल आय में शामिल कर सकते हैं और उस पर कर लगाया जा सकता है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ इनकम, एक्सप्लेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ इनकम।
इनकम की परिभाषा के अंदर आने वाले जो भी मुख्य विशेषताएं हैं उनका वर्णन कीजिए। दूसरा है इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम बट देर इज नो डेफिनेशन ऑफ द टर्म इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, रादर इट ओनली प्रोवाइड्स एज टू व्हाट इज इंक्लूडेड इन द इनकम डिस्कस। कि जो इनकम टैक्स है वो इनकम पर लगता है, परंतु जो परिभाषा है इनकम टैक्स के अंतर्गत वो इनकम को सही तरीके से परिभाषित नहीं करती। तो आप बताइए कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल की जानी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है इनकम टैक्स इज टैक्स ऑन इनकम नॉट ऑन रिसीट्स। जो इनकम टैक्स है वो आय पर लगता है ना कि प्राप्तियों पे। डिस्कस इन डिटेल अलॉन्ग विद एसेंशियल फीचर्स ऑफ इनकम। इस स्टेटमेंट को डिटेल में डिस्कस करिए और साथ ही इनकम की परिभाषा बताइए। एंड द लास्ट वन, अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन में बात करें तो राइट शॉर्ट नोट ऑन डाइवर्जन वर्सेस एप्लीकेशन ऑफ इनकम। कि इनकम में डाइवर्जन वर्सेस एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस कीजिए। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।